हे एवरीवन, वेलकम टू मलुका आईएएस। आज एक और करंट अफेयर्स का टॉपिक, इंपॉर्टेंट टॉपिक लेके आए हैं हम आपके सामने। एंड एक और ये इंटरनेशनल रिलेशंस का टॉपिक है। इसराइल और फ़लस्तीन के बीच में जो झगड़ा है वो लगातार अभी नया नहीं है, बहुत सालों से चला आ रहा है। और साल दर साल, मतलब साल में एक बार या 2 साल में एक बार ऐसा सुनने को मिलता है कि वहाँ कुछ बहुत ही गंदा, कुछ बहुत ही बुरा हो गया है। एंड अगेन एक बार कुछ निकल के आया है कि जो इसराइल की आर्मी है उसने रेड की है जेनिन रिफ्यूज कैंप जो फ़लस्तीन में है उसके ऊपर। रिजल्ट उसका ये रहा कि लगभग 12 पैलेस्टीनियंस मर गए, कई सारे लोग वहां से अपने घर छोड़ छोड़ के चले गए और एक इजरायली सोल्जर की भी मौत हुई है। तो ये पूरा साइकिल है क्या, जेनिन रिफ्यूज कैंप का सिग्निफिकेंस क्या है, उसका फॉर्मेशन क्या हुआ और ये सब चीज़ें हो क्यों रही हैं, इसके बारे में हम बात करेंगे ब्रॉडली। आपके सामने जो ये पिक्चर दिख रही है आपको, ये किसी मूवी की पिक्चर नहीं है। ये सिचुएशन है, ऑनगोइंग सिचुएशन थी अभी कुछ दिन पहले। हालांकि इजरायली फोर्सेज अब उस एरिया से चली गई हैं, पैलेस्टीन के उस इलाके से, पर इस तरीके के कॉन्वॉय के साथ वो वहां घुसी थी लगभग 3 जुलाई को। और कल उन्होंने उस जगह को छोड़ा है 6 जुलाई के आसपास, 5-6 जुलाई को। ठीक, ये ऐसे। और सिर्फ ये कॉन्वॉय नहीं गया, इसके अलावा जो एयर स्ट्राइक्स थी इसराइल ने वो भी की, हेलीकॉप्टर्स का इस्तेमाल किया, प्लेन्स का इस्तेमाल किया। ठीक है, तो एक बार इसके बारे में देख लेते हैं। सबसे पहली बात कि ये जनीन है कहाँ एंड व्हाट इज लाइफ लाइक देयर, कि वहाँ पे लाइफ है कैसी। तो पहली बात तो लाइफ इस तरह की है, ऐसी है थोड़ी, क्योंकि गाहे बगाहे कहीं ना कहीं इनका झगड़ा इजरायली फोर्सेस के साथ होता ही है। वो हेविली आर्म्ड फोर्सेस हैं, तो वो इनके ऊपर अटैक करते हैं और ये पूरा साइक्लिक सिचुएशन चलता आता है कि जब ये अटैक करते हैं तो ये जहाँ भी कोई लोन वुल्फ अटैक करने का मौका मिलता है ये भी वो करते हैं। तो इस तरह की सिचुएशन रहती है जनीन में, जो रिफ्यूज कैंप है। और वो है कहाँ, तो वो इस इलाके में, अगर आप ये पूरा देखो, यहाँ गाजा स्ट्रिप है, इस तरफ पूरा ये जो वेस्ट बैंक है, और वेस्ट बैंक में ऊपर की तरफ ये एक हिली इलाका है जहाँ पे रिफ्यूज कैंप स्थापित है, जहाँ पे रिफ्यूज कैंप 1948 से है। पर अगेन सवाल ये कि ये रिफ्यूज कैंप आया क्यों। तो ये हम सब जानते हैं। पहले इसकी बात कर लें कि ये जो हिली एरिया पे सिचुएटेड है ये एरिया, यहाँ पे लगभग 14,000 लोग रहते हैं, 14,000 पीपल, फार नॉर्थ ऑफ द वेस्ट बैंक। ठीक, और ये बना कब था, 1948 में बना था। रीजन क्या है, रीजन है नाकबा कैटेस्ट्रॉफ। अगर आपको नाकबा कैटेस्ट्रॉफ नहीं पता है तो एक बार जाके चैनल पे जरूर सर्च करना, नाकबा कैटेस्ट्रॉफ मलुका आईएएस। बहुत डिटेल तरीके से, अभी 75 साल उसके पूरे हुए हैं और हमने उसके बारे में बात की थी कि किस तरीके से वो इस सदी की सबसे बड़ी त्रासदी में से एक मानी जाती है। इन शॉर्ट बता देता हूँ, ये वो था जब 1948 का वो टाइम था जब अरब लैंड पे, पैलेस्टीनियन लैंड पे इसराइल आके बसने लगा था, या ज्यूज आके बसने लगे थे। और उन्होंने अपना एक नेशन स्टेट बनाने की घोषणा की, दैट इज कॉल्ड, विच इज नाउ नोन एज इसराइल। ठीक, और उसके बाद अरब फोर्सेस के साथ उनकी लड़ाई हुई, इवेंचुअली इसराइल उस वॉर को जीता। तो वहां 1948 से वो जो फलस्तीनी लोग जो उस इलाके में रहते थे वो भाग भाग के इस तरफ हिली इलाकों की तरफ जाने लगे, जहां एक तरफ गाजा स्ट्रिप हो गई जो अभी हमास कंट्रोल करता है, एक मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन, और दूसरी तरफ वेस्ट बैंक हो गया। ठीक, और बीच में इसराइल हो गया। तो ये कहानी थी 1948 में। उसके बाद दिस हार्श हेरिटेज जनरेट्स डाई हार्ड। अब इस तरह का जो हेरिटेज है, ये जो पूरी सिचुएशन है, इसकी वजह से क्या होता है कि जब बार बार इजरायली रेड्स वहाँ होती हैं, जब 75 साल से ये सब चला आ रहा है, और जो उनकी मेमोरीज है 1948 की कि हमारा घर था और वो अब हमारा नहीं रहा, और अब हम यहाँ रहते हैं और यहाँ पे भी हमारा झगड़ा होता रहता है जिसमें वही जीतते रहते हैं। तो इट्स सॉर्ट ऑफ क्रिएटेड, मतलब एक हार्श हेरिटेज तो है ही, साथ ही एक डाई हार्ड हॉस्टिलिटी भी क्रिएट कर देता है ये इसराइलीज की तरफ। और यहाँ के जो लोग रहते हैं फिर वो मिलिटेंट ग्रुप्स को थोड़ा सा उनकी तरफ सहानुभूति ज्यादा चली जाती है, उनकी तरफ सपोर्ट उनका ज्यादा चला जाता है। तो ये पूरी सिचुएशन है। ठीक, नाउ रीजंस फॉर इजराइल्स अटैक ऑन जेनिन, कि ये करते क्यों हैं बार बार अटैक। तो इसको 2-3 एस्पेक्ट से समझें कि एक बैकग्राउंड क्या है इसका। तो जेनिन एंड आउटलाइन एरियाज हैव सीन इंटेंसिफाइड रेड्स ऑर्डर्ड बाय इजराइल्स नेशनलिस्ट रिलीजियस गवर्नमेंट। इस वक्त वापस बेंजामिन नेतन्याहू वहाँ के सर्वे सर्वा हैं, वहाँ के लीडर हैं, और वो जब इस पूरी सिचुएशन को लीड कर रहे हैं, तो वो जो गवर्नमेंट है, जो गवर्नमेंट की आइडियोलॉजी है, वो बहुत ज़्यादा इस चीज़ पे, किस तरीके से वहाँ की सरकार, किस तरीके से वहाँ का स्टेट सोचता है, इसका बहुत बड़ा रोल होता है कि किस तरीके से वो सोसाइटी एक्ट रिएक्ट करेगी। ठीक, तो इस वक्त जो वहाँ पे स्टेट है वो है एक नेशनलिस्ट रिलीजियस गवर्नमेंट, जो ज्यूज के राइट्स को और उनके साथ जो हिटलर के टाइम पे पूरा कैटास्ट्रॉफ और जो उनके साथ गलत चीज़ें हुई थी वो उसको, उसकी बात करता है कि उसको किस तरीके से ठीक किया जाएगा। ठीक,
तो ये सरकार है और मार्च 2022 से, हालांकि यहाँ पे मैंने आपको बताया 2-3 साल में कुछ ना कुछ दिक्कतें होती रहती है, लेकिन मार्च 2022 से लगातार रेड्स हो रही हैं इस इलाके पे। और ये हो क्यों रही है? इट्स अ रिस्पॉन्स टू अ स्पेट ऑफ पैलेस्टीनियन स्ट्रीट अटैक्स। वो जो मैंने आपको वुल्फ अटैक, लोन वुल्फ अटैक की बात की है कि इसमें इवेंचुअली इवन अभी ये जो 3 तारीख को ये पूरा रेड सिस्टम चला था और इतने टैंक्स जब यहाँ जनीन रिफ्यूज कैंप में घुस गए थे, तब ये हुआ था कि तेल अवीव में एक आदमी अपनी गाड़ी लेके एक ग्रुप में घुस गया और उतर के उसने 8 लोगों के आसपास उन लोगों को चाकुओं से मारा। ठीक, तो इस तरह के स्ट्रीट अटैक्स ये लोग करते रहते हैं, और क्योंकि एक नेशनलिस्ट रिलीजियस गवर्नमेंट है तो बिल्कुल भी नो टॉलरेंस की उसकी नीति रहती है। तो ये पूरा इनकी लड़ाई की जो दिक्कत है वो ये है पूरी। अब जनीन की मिलिट्री प्रेजेंस, ये कहा जाता है कि क्योंकि मैंने आपको बताया कि इनका जो एक बैकग्राउंड है वो एक हार्श रियलिटी रही इनकी, जो इनका पास्ट रहा वो, ठीक, और आज भी इनको कुछ ना कुछ किसी ना किसी वजह से इसराइल से दबना पड़ता है। तो यहाँ पे मिलिट्री प्रेजेंस, मिलिटेंट प्रेजेंस बहुत ज्यादा है। ठीक है, इट्स अ हॉटबेड ऑफ मिलिटेंट्स विद लाइट वेपन्स एंड ग्रोइंग आर्सेनल ऑफ एक्सप्लोसिव डिवाइसेस। मैंने आपको बताया था ना यहाँ पे कि लोगों की सहानुभूति है इस तरह के लोगों के पास, और जब चाहे वो सरकार हो चाहे वो इस तरह के मिलिटेंट ग्रुप हो, जब पीपल पावर उनसे जुड़ने लगे ना, उस एरिया की पीपल पावर, तो वो थोड़े से घातक खतरनाक हो जाते हैं। तो इन लोगों के पास लोगों के सपोर्ट की वजह से कई सारे लाइट वेपन्स और आर्सेनल्स हैं। इजरायली आर्मी एक्यूजेस मिलिटेंट ग्रुप्स ऑफ ऑपरेटिंग विद इन डेंसली पॉपुलेटेड अर्बन एरियाज इंक्लूडिंग रिफ्यूजी कैंप। और इस जेनीन में जो रिफ्यूजी कैंप है, डेंसली पॉपुलेटेड है, उसके अंदर से ये जो ग्रुप्स हैं ये ऑपरेट करते हैं। ठीक, इसके अलावा प्रीवियसली भी ऐसे इंसिडेंट्स रहे हैं कि जैसे ये इसी जनवरी की बात हो, जनवरी 2023 की बात हो, कि इजरायली फोर्सेस किल्ड 7 गनमैन, लगभग 7 गनमैन को मारा इजरायली फोर्सेस ने, एंड 2 सिविलियंस इन अ रेड इन जनीन। ठीक है, अभी 6 महीने पहले लास्ट मंथ भी एक गन बैटल हुई थी मिलिटेंट्स और इजरायली ट्रूप्स के बीच में, which resulted in the death of 6 Palestinians and over 60 wounded people। ठीक, अब ये जो हमने पूरा इलाका देखा है कि यहाँ पे ये वाला गाजा स्ट्रिप है, अभी आगे जाके हम देखेंगे कि कौन कौन सी मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन है जो वहाँ पे एक्टिव है, पर उससे पहले कि क्या सिग्निफिकेंस है इस रिफ्यूज कैंप की, ये क्यों फॉर्मेशन जब ये आया था तब हुआ क्या था। एक्चुअली ये सेकेंड इंतिफादा बोला जाता है। पहला तो ये हुआ था कि 1948 में जो पूरा कैटास्ट्रॉफ हो गया वो, उसके बाद यूनाइटेड स्टेट्स ने कोशिश की थी कि इन दोनों कंट्रीज के बीच में, ये दोनों नेशंस के बीच में, पैलेस्टीन और इसराइल के बीच में सलाह समझौता करवा दिया जाए। तो उसकी कोशिशें चलती रही, लेकिन जब वो फेल हो गया तब बहुत भयंकर युद्ध हुआ दोनों के बीच में। बहुत ये हुआ कि कोई बातचीत से अब सोल्यूशन नहीं निकल सकता, तो दोनों तरफ के जो एक्सट्रीमिस्ट लोग थे वो बिल्कुल बैठे हुए थे कि तुम बात कर लो। जो हमारे यहाँ एक याद है, एक बार जब हिस्ट्री में पढ़ रहे थे तो मॉडरेट्स और एक्सट्रीमिस्ट वाली बात थी, तो यहाँ पे भी मॉडरेट्स को बोला गया था कि तुम बात कर लो, यूएस मीडिएशन करवाना चाहता है, करके देख लो, अगर हमारे फेवर में आ जाता है। सब इसका वेट कर रहे थे, पर किसी के एक के फेवर में जा नहीं सकता था, तो बात रद्द हुई। तो जो एक्सट्रीमिस्ट थे वो उठ के बाहर आए, और वो बाहर आए तो वहां फिर जो ब्लड शेड हुआ वो एकदम देखा ना जाए इस तरह का ब्लड शेड हुआ। लोगों को वापस ये सारी चीजें झेलनी पड़ी। इसलिए इस जो पूरा दौर है इसे सेकेंड इंतिफाडा के नाम से जाना जाता है। ठीक है, erupted after the collapse of US backed peace talks in 2000s. The city became a focal point of armed conflict between Israel and militant group। और उस जो इनका पूरा भयंकर भीषण युद्ध हुआ उसका सबसे ज्यादा इफेक्ट जनीन सिटी पे देखा गया, उन रिफ्यूज कैंप्स पे उसका देखा गया इफेक्ट। डिवास्टेटिंग रेड्स इन 2000, जब ये जैसे मैं अभी इसका बता रहा हूँ कि अभी रेड्स हुई, उसी तरीके से उस वक्त भी जो पीस टॉक्स खत्म हुई थी उसके बाद भी ये रेड्स वापस शुरू हुई थी। तो अप्रैल 2000 में इजरायली आर्मी जो थी इसी तरीके से वो वापस जनीन रिफ्यूज कैंप गई एज अ पार्ट ऑफ वाइडर क्लैंप डाउन ऑन द एरियाज ऑफ लिमिटेड पैलेस्टीन सेल्फ रूल। जो थोड़े बहुत पैलेस्टीनियन सेल्फ रूल्स बचे थे ना, इन्होंने कहा अब हम उसे भी खत्म कर देंगे। 2002 की बात है जब वो पीस टॉक खत्म हुआ, तो वहां से पूरा सिचुएशन और खराब होने लगा। उसके बाद द रेड एम्ड टू कर्ब द अपराइजिंग एंड रिजल्टेड इन सिग्निफिकेंट कैजुअलिटीज एंड डिस्ट्रक्शन। सिग्निफिकेंट कैजुअलिटीज, सिग्निफिकेंट डिस्ट्रक्शंस होने लगे इस पूरे एरिया में। मिलिटेंट ग्रुप्स इन जनीन,
ईरान, अब ये कुछ ग्रुप्स हैं, ये 3-4 ग्रुप्स हैं जो यहाँ पे एक्टिव हैं बहुत ज़्यादा, तो एक बार उन्हें देख लेते हैं कि अगर आपके प्रीलिम्स में आपको टिक करने के लिए आ जाए तो ये है। एक तो है ईरान बैक्ड इस्लामिक जिहाद, नोन फॉर इट्स मिलिटेंट एक्टिविटीज अगेंस्ट इसराइल। ईरान इसराइल की नहीं बनती है, हम सब जानते हैं। एक्चुअली ये जो पूरा मिडिल ईस्ट है ये 3 प्लेयर्स के ऊपर टिका हुआ है। एक तरफ मतलब अगर जैसे ट्रिनिटी की बात करते हैं ना वो अपने पॉलिटी में कि आर्टिकल 14, 1921 जिसमें हमारा कॉन्स्टिट्यूशन टिका हुआ है, तो मिडिल ईस्ट का जो पूरा घटनाक्रम है, पूरी राजनीति है, वो भी 3 कंट्रीज पर टिकी हुई है, ईरान, सऊदी अरेबिया एंड द थर्ड वन इज इसराइल। ठीक है, तो इन्हीं की बैक्ड इस्लामिक जिहाद एक टेररिस्ट ग्रुप है जो इनके थ्रू है। एक जो मैंने आपको ऊपर गाजा के स्ट्रिप दिखाया था यहाँ कोने में, दैट इज कंट्रोल्ड बाय इस्लामिस्ट हमास, प्रेजेंस ऑफ इस्लामिस्ट हमास व्हिच कंट्रोल्स द गाजा स्ट्रिप। हमास इज रिकॉग्नाइज्ड एज मिलिटेंट ग्रुप एंड हैज अ प्रेजेंस इन जेनीन। ठीक, इनका भी प्रेजेंस है इस इलाके में। इसके अलावा 2 और हैं, एक है फतेह आर्म्ड विंग जो प्रेसिडेंट मोहम्मद अब्बास फतेह का फैक्शन है जो यहाँ जनीन में ऑपरेट करता है, और फतेह इज अ पैलेस्टीनियन पॉलिटिकल पार्टी एंड इट्स आर्म्ड विंग कंट्रीब्यूट्स टू द मिलिटेंट प्रेजेंस इन द एरिया। ये एक पॉलिटिकल पार्टी भी है और इन्हीं का एक आर्म्ड फैक्शन भी है। ठीक है, और उसी को जाना जाता है फतेह आर्म्ड विंग के नाम से। उसके बाद जेनिन ब्रिगेड्स, तो ये इन 4 नाम्स को एक बार आप देख लो, समझ लो, पढ़ लो, क्योंकि ये वाला इलाका जो है मिडिल ईस्ट का इलाका, चाहे गोलान हाइट्स का क्वेश्चन हो, चाहे इस तरह के और मिलते जुलते क्वेश्चन हो, मेडिटेरियन सी के आसपास की कंट्रीज का पूछा जाता हो, तो एक बार इनको देख लो कि अगर मैच द फॉलोइंग में प्रीलिम्स में आए या आपको मेंस में अपने वैल्यू एडिशन करना हो तो कैसे आप कर सकते हो। ठीक, उसके बाद मिलिटेंट ग्रुप्स इन जेनिन ऑपरेट अंडर द अम्ब्रेला ऑफ जेनिन ब्रिगेड्स। द जेनिन ब्रिगेड कंसिस्ट ऑफ वेरियस फैक्शंस एंड प्ले अ सिग्निफिकेंट रोल इन द लोकल मिलिटेंट एक्टिविटीज। लोकल मिलिटेंट एक्टिविटीज में इनका बहुत बहुत हाई रोल रहता है। तो कंक्लूडिंगली कि ये जो पूरा सब चल रहा है ये खत्म क्यों नहीं हो रहा। हमने बात की कि ये 75 साल से चल रहा है, हमने बात की कि ये अभी भी चल रहा है, 75 साल पहले शुरू हुआ था 1948 में, अभी तक ये चले ही जा रहा है, हर 2-3 साल में हो रहा है। और इस वक्त एकदम, एक तो कहा जा रहा है कि इस वक्त की जो रेड है वो पिछले 20 सालों में नहीं हुई, इससे पहले फिर वही सेकेंड इंतिफाड़ा के बाद जो 2002 में हुआ था वही हुआ था, उसके बाद सीधा 2023 में इतनी भीषण इसराइल की तरफ से जो है कार्रवाई है वो की गई है। तो इसका रीज़न क्या है, इसके 2-3 रीजंस है। सबसे पहले तो पीस टॉक्स की एब्सेंस है, कोई बात ही नहीं करना चाहता पीस टॉक्स के लिए। इंडिया पाकिस्तान की कॉन्टेक्स्ट में भी हमने बहुत बार सुना है कि पूरी समस्या का समाधान जो है वो बातचीत से निकलेगा। हालांकि अभी हमारी अप्रोच जो पॉलिटिकल अप्रोच है और जो डिप्लोमेटिक अप्रोच है वो यही है कि जिसके बगल में छुरा है, जिसके बगल में बंदूक है, उससे वो एक तरफ बंदूक रख के दूसरी तरफ पीस की टॉक्स नहीं कर सकता। इसलिए हम पीस की टॉक्स अभी कर भी नहीं रहे हैं, और शायद ये थोड़ा सा इजरायली अप्रोच भी है। बट द एब्सेंस ऑफ पीस टॉक्स इज वन ऑफ द मेन रीजंस कि ये पूरा सिचुएशन है वो खराब है। प्रोलॉन्ग्ड एब्सेंस ऑफ पीस टॉक फॉर पैलेस्टीनियन स्टेटहुड एंड द लैक ऑफ प्रोग्रेस इन रिजॉल्विंग द इजराइल पैलेस्टीन कॉन्फ्लिक्ट। ठीक, जो पूरा पैलेस्टीनियन स्टेटहुड के ऊपर दिक्कत और इजराइल पैलेस्टीन कॉन्फ्लिक्ट के ऊपर दिक्कत है, उसके बारे में। उसके बाद वीक पैलेस्टीनियन पॉलिटिकल लीडरशिप, उनकी पॉलिटिकल लीडरशिप ऐसी नहीं है, वहाँ कोई गांधी अब नहीं है जो इस पूरी हुकूमत, मतलब आज के टाइम पे तो इंटरनेट है, आज के टाइम पे न्यूज़पेपर है, आज के टाइम पे सोशल मीडिया है, तो उस वक्त जब गांधी ने 75 साल 80 साल पहले जो करके काम दिखा दिया था, इवन और पहले कि उन्होंने ब्रिटिश गवर्नमेंट के खिलाफ लड़ाई लड़ ली थी, तो उनके पास कोई ऐसा सिंगल लीडर नहीं है जिसके पीछे पूरा मास रैली कर पाए और वो कहें कि लाठी खाओ तो लाठी खाए, वो कहें कि क्विट इंडिया मूवमेंट कर दो तो क्विट इंडिया मूवमेंट करे। उस तरीके का कोई इंपॉर्टेंट पॉलिटिकल पैलेस्टीनियन लीडर नहीं है। ठीक, सेकेंड, इसके अलावा जो है एक्सपेंशन ऑफ जूइश सेटलमेंट्स अंडर इजराइल्स मोस्ट हार्ड लाइन नेशनलिस्ट गवर्नमेंट एवर। हमने जो ऊपर बात की कि मोस्ट हार्ड लाइन नेशनलिस्ट रिलीजियस गवर्नमेंट एवर इस वक्त जो बेंजामिन नेतन्याहू के अंडर वो काम कर रही है, वो फंक्शनल है और वो एक्सपेंशनिस्ट पॉलिसी पे ध्यान देती है कि जूइश जो सेटलमेंट है उसको जितना ज़्यादा बढ़ाया जा सकेगा उतना ही हमारा भला है। पीस वीस की बात करने की कोई ज़रूरत नहीं, हमारे पास इतने रिसोर्सेज, इतनी टेक्नोलॉजिकल ऐसी एबिलिटी है हमारे पास कि जब वहाँ से कोई बॉम्ब आता है तो यहाँ हमारे पास ऐसी टेक्नोलॉजी है जो उसे बीच में ही रोक देती है और हमारी जब पब्लिक उसे एक फन के रूप में देखती है, तो इसलिए ये पीस करने के लिए ये तैयार नहीं है। ठीक, और एस्केलेशन ऑफ वायलेंस, ये पूरा एक साइकिल बन चुकी है। जैसे जो सेटलर्स हैं उनके ऊपर वायलेंस होगा,
वहाँ रिफ्यूज कैंप में जाकर वायलेंस होगा और फिर वो रिटेलिएटरी अटैक्स करेंगे और ये दिस क्रिएटेड अ साइकिल ऑफ वायलेंस बिटवीन दीज टू। ठीक, द स्लाइड इनटू द सम ऑफ द वर्स्ट वायलेंस सिंस द पैलेस्टीन्स 2000 एंड 2005 इंटिफाडा जो हमने बात की, और इसी की बात जो है वो क्लैश बढ़ता जा रहा है दोनों ही कंट्रीज के बीच में। आई होप आपको ये जो छोटी सी वीडियो है इसके थ्रू आपको इन कॉन्सेप्ट्स के बारे में समझ आया होगा कि अभी क्या है और पहले क्या चल रहा था, और अगर आप इसका बैकग्राउंड भी जानना चाहते हो तो आई वुड हाईली रिकमेंड यू टू वॉच दिस वीडियो जो अभी एक हफ्ते पहले डली है नागबा कैटास्ट्रॉफ के ऊपर, तो आपको रिलेट करने में, लिंक करने में और ज़्यादा आसानी होगी। आई होप यू लाइक द लेक्चर। इफ यू लाइक इट प्लीज सब्सक्राइब टू द चैनल। थैंक यू वेरी मच।